लेकिन दूसरी सजा जो है वो हम लोग दे सकते हैं जो सामाजिक सरोकार से जुड़े लोग हैं। जहां कहीं भी इस तरह की बात हो हम उसका विरोध करें, एक मन बनाएं समाज का जिससे अदालतें भी प्रभावित होती हैं, अदालत का भी मन बनता है, जज भी सोचता है कि इस देश में बहुत कुछ हो गया है, जरूरत से ज्यादा सड़न आ गई है। तो जस्टिस काट्यू भी कहते हैं अपने साथियों से कि मुझे कुछ लगता है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट में कुछ सड़न सी आ गई, इसलिए कि वो पब्लिक की डिमांड है, आपकी आवाज है, आपके मन का जो दर्द है वो अगर अदालत बताती है और अगर अदालत से भी निराशा मिलने लगे इस देश को तो लोकतंत्र के लिए खतरा है। तो आपके जो दबाव है वो दबाव बना रहे। हमारे बड़े भाई विष्णु शुक्ला जी ने जो बात कही कि आंदोलन का जो हमारा अनुभव है, गंगा को लेकर, राष्ट्रीय नदी है गंगा, उसके लिए राष्ट्रीय झंडा के लिए तो कानून है और राष्ट्रीय नदी जो बनाई गई है उसके लिए जो कानून है उसका पालन इतनी पीआईएल दाखिल करी गई कानपुर के साथियों का, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इतने फैसले दिए, लेकिन गंगा आज भी जस के तस है, मैली से मैली है। और इलाहाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस दौरा करते हैं कानपुर आके, चेतावनी देके जाते हैं, लेकिन बड़ा उसका कारण भी तय कर ले कि किस समय के बाद कानून को पालन कराने वाले लोग, जो हमारे साथी ने कहा कि इम्प्लीमेंटेशन का काम कौन कराएगा, कौन देखेगा, तो ये वॉचडॉग सोसाइटी का काम है। वॉचडॉग सोसाइटी हम और आप हैं, लेकिन हम आप किसी पार्टी के साथ हमारा संबंध है, किसी धर्म और जाति के एक समूह के साथ हम जब वो फैसला लेगा तभी हम फैसला लेंगे। तो ऐसे समय में एक निष्पक्ष व्यक्ति के रूप में, मानवाधिकार के एक साथी के रूप में कि हमारा धर्म हमें क्या कहता है, कौन सा ऐसा धर्म है जो कहता हो कि आप गलत साथियों के, गलत फैसलों के, गलत तरीकों के साथ खड़े देखें। हमें तो नहीं लगता कोई। वो चीज अंतरात्मा की आवाज है। इस देश में जेएनआरयूएम योजना आई है, पूरा कानपुर शहर सड़क पलटा दी गई, उल्टा दिया गया, शहर ही पूरा पलट गया। पाइपलाइन डाली जा रही है, तो हमने पूछा कि ये पाइपलाइन कहाँ जा रही है, तो लोगों ने कहा ऐसे कोई थोड़ी नहीं बताएगा, आप चिट्ठी लिख के पूछा तो किसी के पास जवाब नहीं। ये बड़ी बड़ी पाइपलाइन सड़क में डाली जा रही है, कहाँ जाके खत्म होंगी, कहाँ से जुड़ेंगी। तो लोगों ने कहा यार एक डाली जा रही लाइन और आप इसमें दखल अंदाजी कर रहे हैं, नेतागिरी कर रहे हैं, मालूम तो चले कहाँ जा रही है, और वास्तव में आपको नहीं मालूम। आज भी पूछ लीजिए, ये पाइपलाइन तो डाली जा रही है, फिर इसकी हमने पता किया कि जो हमारे मोहल्ले की पाइपलाइन है पानी की या सीवर की, इसके साथ कनेक्ट होगी, तो वो बाद में है, पहले इसके लिए पैसा आ जाए। अरे भाई अपने मोहल्ले की लाइन उसके साथ जोड़िए, तब तो वो कहीं जाके निकलेगी, क्योंकि पैसा आया, खर्च किया जा रहा है और आप विकास विरोधी है। तो कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि गंगा का सवाल हो, नगर का निगम का सवाल हो, इस नगर निगम में आप लोगों ने देखा हमारे कन्हैयालाल गुप्ता जी है नहीं, हमने हाउस टैक्स की लड़ाई लड़ी, कई गुना टैक्स बढ़ाए गए हैं। ज्योग्राफिकल जो सर्वे हुआ है उसमें एक व्यक्ति की 500 रुपए अगर हाउस टैक्स है तो उसका 50,000 रुपए है इस समय। तो नगर निगम जो चुनी भई है, इस शहर में चुनी भई ग्राम सभा है, चुनी भई नगर की सभा है, चुनी भई विधानसभा है, चुनी भई लोकसभा है, लेकिन इज्जत नगर की सभा की नहीं है। नगर निगम का सदन कानपुर की जनता से निर्वाचित हुआ महापौर सभासद, इन लोगों ने पास किया कि हम बढ़े हुए सरल कर के खिलाफ, नगर निगम ने सदन पारित किया कि इसके बाद विधानसभा ने कहा आपका प्रस्ताव कूड़ेंगे। नगर आयुक्त ऐसे भेजे गए जो टैक्स वसूल सके और हमने एक याचिका दायर करी। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने फैसला दिया कि आपको कोई अधिकार नहीं है, सरकार को अधिकार है वो टैक्स बढ़ाए अपने विकास के लिए। तो ये हुआ कि कोई तय तो मानक हो। एक व्यक्ति का मकान इतना बड़ा है, भोजन नहीं मिल रहा, उसमें किराएदार पड़े हैं, उसको खाने के ठिकाना नहीं, तो उसने कहा साहब मैं तो कई लाख रुपए हम दे ही नहीं पाएंगे, आप हमारा चाबी दे दीजिए, मालिक आप बन जाइए। नगर निगम को कहा मुझे खाना दीजिए पूरे जिंदगी भर जब अब तक जिंदा है। तो ऐसी स्थिति में आप देखें
कि चुनी भरी सरकार अपनी नगर की पारित करती है प्रस्ताव और उसके बाद उस प्रस्ताव को दूसरी बड़ी सरकार जाके उसको कूड़े में फेंक देती है। तो ऐसे समय में तय कर लीजिए कि ये जो तमाशा चल रहे हैं कानून के नाम पे, लोकतंत्र के नाम पे, कि अभी भी चुनाव हुआ, हमारे कुछ एक पत्रकार साथी महापौर के लिए खड़े हुए, तो पूछा गया भाई आप क्या करेंगे? महापौर को अधिकार ही नहीं है, जो 73वां संविधान संशोधन जब तक नहीं होता तो आप करेंगे क्या वहां जाके? तो इन सब बातों के लिए सिर्फ इतना हमें ध्यान रखना है कि जितने भी जनहित के मुद्दे हैं जिन पे मैंने लड़ाई लड़ी है अपने साथियों के साथ, तो मुझे जो ये समझ में आया कि कानून की तो मदद लेनी चाहिए, क्योंकि एक और केस है अभी पुलिस लाइन में, मोहम्मद इदरीस पाकिस्तान से कराची में उसने शादी करी, कानपुर का रहने वाला, पाकिस्तान की नागरिकता है उसको, पासपोर्ट वीजा के साथ वो आया कानपुर, उसके वालिद की डेथ हो गई, 2-4 दिन निकल गए, समय नहीं मिला, वो आया था बीमारी में देखा 10-15 दिन साथ रहे, लेकिन जब डेथ हो गई तो 2-4 दिन के बाद उसे समझ में आया कि मेरा समय निकल गया, तो वो रिपोर्ट करने गया पुलिस ने उसको कहा नहीं अभी तो ज्यादा समय नहीं लगेगा, एक छोटा सा फॉर्म है भर दीजिए। उसके बाद उसको 10 साल तक उसको सजा मिली और नगर नगर भटक रहा है। हमारे पास केस आया तो हमने पूछा कि भाई इसमें अधिकार क्या है, RTI से किया जाए, तो कानपुर के न्यायालय ने उसे बरी किया और कहा कि इसको अटारी पे छोड़ के आइए। वहां से पाकिस्तान के जो साथी थे उन्होंने कहा कि ना इसकी तो वीजा की भी अवधि खत्म हो गई है, तो अब स्पेशल सर्टिफिकेट बनेगा तो फिर वापस। अब वो 10 साल से इस शहर में गली गली भटक रहा है, पागल भी हो चुका है, उसको हाईलाइट में कभी भर्ती कराते हैं। तो हमारे पास केस आया तो मैंने उसको किसी तरह साथियों से मिलकर इंतजाम किया, नकवी साहब भी थे, आज उसको डिटेंशन सेल में रखने की बात है। ऐसे नागरिकों को सूचना के अधिकार से मिला के रहने, खाने, वस्त्र, भोजन, इलाज सबका काम राज्य सरकार का है, लेकिन उसको आज भी कानून के होने के बाद भी यहाँ कोई डिटेंशन सेल नहीं है राज्य सरकार के पास। तो उन्होंने कहा आप रख लीजिए ना, मान लीजिए, आप क्यों नहीं रख लेते? तो हमने कहा भाई आप सरकार के पास नियम है, कानून है, उसका खाना पानी इलाज कौन करेगा? तो अभी वो पुलिस लाइन में पड़ा हुआ है, उसकी लड़ाई मैं दिल्ली में लड़ भी रहा हूँ कि किसी तरह, लेकिन तब तक 10 साल में उसकी जो दुर्गति भई, कोई उसने काम नहीं, गलती करी कि उसने मामू की लड़की वहां शादी करी और उसके बाद वो गलती करी जो यहाँ पाकिस्तान से अपने वालिद को देखने के लिए आया। पुलिस लाइन में अभी भी है, जब भी मौका मिले हमारे साथियों को एक बार मिले, लड़ाई में लड़ भी रहा हूँ और हम जीतेंगे भी, लेकिन तब तक जो उसकी दुर्गति होगी। तो साथियों इन सबके साथ समय बहुत ज्यादा ले लिया है, मैं आगे भी चाहूंगा कि जो हमारे लायक मदद हो विष्णु भाई से इस आंदोलन में, जो भी जिस तरह की मदद हो, मैं आपके साथ। धन्यवाद। धन्यवाद साथी दीपक मालवी जी। मैं अपने साथ नौजवान कार्यकर्ता विष्णु कार्यकर्ता हैं उनको कहूँगा कि वो हमें और अपनी बात करें। रामनोल भैया नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी के फाइनल ईयर के स्टूडेंट हैं। जो इलाहाबाद का HRL का ऑफिस है उसमें हम KK रॉय सर के अंडर में एज अ कोऑर्डिनेटर ऑफ इंटर्न्स अभी अपने अंडर में बच्चों को इंटर्नशिप कराते हैं जो लॉ स्टूडेंट होते हैं फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के। तो बेसिकली जो ये HRL का ऑफिस है इसमें सर ऑफिस का वर्क कराना बच्चों से कम पसंद करते हैं और ये चाहते हैं कि बच्चे फील्ड में जाएं और वहां का काम करें। अभी का ये टॉपिक था कि PIL जो ड्राफ्ट होती है या जो PIL होती है वो कैसे होती है। तो बेसिकली एज अ कोऑर्डिनेटर ऑफ इंटर्न्स मैंने जो PIL अपने अंडर ड्राफ्ट कराई है उसमें बेसिकली हम लोग ड्राफ्ट इस तरह से कराते हैं कि हम लोग कोई भी एक उस समय का इशू लेते हैं जो भी पेपर में आता है या कुछ भी। अभी अगर हम आपको एग्जाम्पल देके बताएंगे तो मई में उसमें अभी पेपर में न्यूज निकला था दैनिक जागरण में कि 2 फॉइल्स ऑफ ब्लड जो हैं वो कचरे के उसमें डिब्बे में मिले हुए हैं। तो सर ने देखा था, हम लोग से डिस्कशन किया, तो हमने उसमें 8 बच्चों का ग्रुप बनाया। उस 8 बच्चों के ग्रुप में हमने उसका बात किया कि कैसे क्या क्या इसके रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, ब्लड के लिए कितने लोग मर जाते हैं, यहाँ पे फॉइल जो है वो कचरे में फेंका हुआ है। हमने उसको उस पर सारे गाइडलाइंस ढूंढे, उसके रूल्स ढूंढे, सब कुछ उसकी रूलिंग ढूंढी, सर से डिस्कशन किया। उसके बाद हम इस पे फील्ड वर्क पे निकले।
इस पे हमने रोड मैप बनाए थे। हम लोग किन किन हॉस्पिटल्स में जाके इसका सर्वे करेंगे। बेसिकली हमने देखा कि इसमें क्या करते हैं, जितने भी इसके कॉटन्स होते हैं, सिरेंजेस होते हैं, जो एक्सीडेंटल पार्ट्स होते हैं ह्यूमन के, उसको भी यहाँ तक कि नॉर्मल कचरे में फेंक देते हैं, जो कि बहुत ही हजार्डस होता है। तो उसकी हमने फोटोग्राफ्स ली। वहाँ के जो गार्ड्स वगैरह थे, हम लोग अथॉरिटी से हम लोग को मिलने के लिए मना कर दिया जाता था कि हम अथॉरिटी से नहीं मिलने देंगे, आपके पास क्या अथॉरिटी, क्या अथॉरिटी से बात करेंगे, ये पुलिस का काम है, ये इनका काम है। तो हम बेसिकली वहाँ के गार्ड्स वगैरह से हम लोग इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते थे। उस पर फिर हमने फोटोग्राफ्स खींचे, उनके बातों की रिकॉर्डिंग्स की। उसके बाद हम वापस ऑफिस में आए, उस पर हमने फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट बनाई। बेसिकली उसमें हम इंट्रोडक्शन लिखते हैं, फोटोग्राफ्स अटैच करते हैं, उसके बारे में लिखते हैं। अगर उसके तहत कोई भी एफआईआर या कोई भी न्यूज जो भी पेपर में आता है, उसे हम स्कैन करके उसमें लगाते हैं। उसमें अपने खुद के रिकमेंडेशंस देते हैं, जो इंटरनेट पे जो उसके आर्टिकल्स हैं वो सब बनाते हैं। उसके बाद फिर हम इसको सर के अंडर में सबमिट करते हैं। जब सर इसमें देखते हैं कोई कमी होती है तो वो उसमें उसको जो भी इनको करेक्ट करना होता है वो करेक्ट करते हैं। उसके बाद फिर हम उस पर PIL ड्राफ्ट करते हैं। तो बेसिकली दिस इज द थिंग कि जिस तरह से हम अपने PIL को HRL के ऑफिस के अंडर में ड्राफ्ट करते हैं। हमने बहुत सारे इश्यूज अभी पिछले 3 महीने में लिए हैं। ऑनर किलिंग का लिया है, इमोरल ट्रैफिकिंग का लिया है, रेन वाटर हार्वेस्टिंग है, जो प्लांट्स पेड़ कट रहे हैं, 80-80, 90-90 साल पुराने पेड़ जो पेड़ के उसके किनारे रोड्स के होते हैं, उन्हें 4 लेन रोड्स बनाने के चक्कर में काट दिया जा रहा है। अभी एक सर ने बताया था कि जो फूड ग्रेड्स के लिए अभी सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया था, उस पर हमने वो सर्वे करके PIL किया है। तो ऐसे ही हम बेसिकली रिपोर्ट्स बनाते हैं, ऐसे ही हम PIL ड्राफ्ट करते हैं। अभी एक सर ने एक बात बोली थी, अभी येलो सर में टी शर्ट में थे, उन सर ने बोला था कि हमें ये लड़ाई हारनी नहीं है, हमने लड़ाई स्टार्ट की है तो हम इसे लड़ेंगे। तो बेसिकली इस पे एक लाइन बोल के हम अपना ये चीज खत्म करना चाहते हैं कि मंजिल तो मिल ही जाएगी भटकते हुए ही सही, मंजिल तो मिल ही जाएगी भटकते हुए ही सही, गुमराह तो वो लोग हैं जो घर से निकले ही जो हमें चिंता हो ये हो रही है, बहुत इम्पोर्टेंट लोग अभी बचे हुए हैं और हम उनकी बात हम खींच रहे हैं। अभी हमारे HM मिश्रा साहब अहमदाबाद से हैं, हेमलता जी हैं, सोनी लता हैं और ये उन वर्ग के लिए काम कर रहे हैं जो समाज में अभी इंसान के रूप में उनकी कोई पहचान नहीं, कोई स्थान नहीं। इवन दलित समाज का एक बहुत बड़ा वर्ग भी उनको अस्पृश्य अनटचेबिलिटी के नाम पर अपने साथ न उठाने बैठाने जा रहे हैं। वो लोग हैं जो सर पे मैला ढोते हैं, वो लोग हैं जो सिविल लाइन में अपना जान देते हैं और जो सीवेज वर्कर्स हैं। और इन लोगों के पास बहुत अच्छा अनुभव है और जजमेंट्स भी है अहमदाबाद के, दिल्ली हाई कोर्ट के और सुप्रीम कोर्ट की। तो इनको भी मौका मिलना चाहिए कि अपनी बात रखें। हमारे और साथी आए हैं, हिमांशु सिंह हैं, धर्मेंद्र जी हैं, प्रसाद जी हैं, मंजर भाई बोल चुके हैं, शकुंतला जी हैं। इन लोगों को भी थोड़ा सा अपने आजमगढ़ के, गाजीपुर के एडवोकेट से थोड़ा अपनी शेयर करते तो बेहतर होता। PILs के बारे में तो मोटा मोटी बात ये रख दी गई। PILs के बारे में बस इतना ही हम कहना चाहते हैं कि जब PILs का दौर शुरू हुआ तो बहुत प्रोग्रेसिव के जज सुप्रीम कोर्ट में थे, जस्टिस भगवती कृष्णा अय्यर, चिरप्पा रेड्डी और लोग थे जिन्होंने चिट्ठी को भी PIL के रूप में ट्रीट किया कि आपने कुछ ऐसी बात कही जिससे उन्हें लगा ये बहुत बड़ा मानवाधिकार का उल्लंघन। उसको उन्होंने याचिका के रूप में स्वीकार कर लिया और उसको आगे बढ़ाया। लेकिन अब दौर बदल चुका, PIL का मिसयूज भी बहुत हो रहा, PIL के जरिए ब्लैकमेलिंग भी बहुत हो रही, PIL फ्रीवलस भी हल्के किस्म के फर्जी किस्म के हो रहे हैं और PIL एक तरह से मैनेजमेंट और मालिकों द्वारा भी किया जा रहा है कि कोई मुद्दे को अदालत में फंसा दो, उसके बाद मजदूर को, कर्मचारी को, किसान को फिर इसमें लड़ने की कोई गुंजाइश न बचे कि साहब न्यायालय में लंबित है, इसमें हम क्या कर सकते हैं। तो इन्हीं वजह से अब बोर्ड के सामने जब आप PIL लेके जाते हैं तो आपको बुनियादी काम करके जाना चाहिए। हम आपको इसलिए संबोधित कर रहे हैं क्योंकि आजकल सिटीजन्स रिपोर्टर्स का एक जमाना आ गया है कि जो लोग सच्चाई को देख रहे हैं वो सच्चाई को प्रस्तुत भी कर सकते हैं। वो उसका कैमरा में बना के और टीवी में आता है कि सिटीजन्स जर्नलिस्ट है, ये रिपोर्टिंग दे रहे हैं। तो सिटीजन्स चैंपियन भी हो सकते हैं ह्यूमन राइट के। तो कोई भी अगर घटना आप पढ़ते हैं, मसलन की मंजर भाई का बहुत बड़ा केस है मैटरनल मॉर्टेलिटी पर,
एक अखबार में एक न्यूज छपी कि बांदा शहर में एक दलित महिला आई भर्ती होने के लिए, अस्पताल में उसके हस्बैंड ने पर्ची कटवा ली, उसके बाद एएनएम के सुपुर्द कर दिया। लेडी डॉक्टर ने, एएनएम ने देखा और कहा कि ये तो सीरियस है और एबनॉर्मल है, बच्चा टेढ़ा है, ऑक्सीजन कम है, इतना पैसा दे दो, वो जमा करो। अब वो गरीब लोग थे, पैसा देने की हालत में नहीं थे। धीरे धीरे औरत का पेन बढ़ता गया और वो हाथ जोड़ने लगा उसका आदमी के साथ, पैसा लेके आते, नर्सिंग होम जाते हैं, अस्पताल में, जिला अस्पताल में, तो बहुत ज्यादा जब चीखने लगी औरत दर्द से, तो डॉक्टर ने कहा कि इसको भगाओ अस्पताल से। तो अस्पताल से जब भगाई गई महिला, तो बीच सड़क पे, दिन कम था, बाजार खुला हुआ था, भीड़ थी, उसने बीच सड़क पे बच्चे को जन्म दिया। अब सड़क पे जन्म दिया तो सामाजिक सरोकार के लोग, कोई छाता लेकर, कोई साड़ी लेकर, कोई कपड़ा लेकर एक उसका आड़ किया और उसके बाद बड़ा जनाक्रोश उमड़ा। उसके बाद जो है अस्पताल में उसको जबरन फिर ले गए। तो ये जो न्यूज छपी, तो मंजर साहब थे, इनकी अगुवाई में एक टीम गठित हुई। उन्होंने, अखबार में फोटोग्राफ भी था, अखबार में न्यूज भी थी, लेकिन इतना पीआईएल के पर्याप्त नहीं था। उन्होंने विक्टिम से बात किया, उसके हस्बैंड से बात किया, उसका टिकट लिया, डॉक्टर से बात किया। पता चला कि लेडी डॉक्टर खुद अपना नर्सिंग होम चलाती हैं और पूर्व का जो इच्छा उनकी ये थी कि अस्पताल से निकल के हमारे नर्सिंग होम को सुपुर्द हो जाए केस। और इन्होंने कानून को भी देखा कि भाई मैटरनल मोर्टेलिटी का कानून क्या है, सरकार की योजना का भी अध्ययन किया कि जननी सुरक्षा के बारे में सरकार ने क्या योजनाएं दी हैं, गरीब महिलाओं के जो इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी के लिए क्या सुविधाएं दी हैं, और उसके बाद एक बड़ी रिपोर्ट तैयार की। उस रिपोर्ट अब वो पर्याप्त होगा, किसी भी जज को प्रथम दृष्टया ये लग जाएगा कि ये बहुत बड़ा मानवीय उल्लंघन है। एक महिला के सम्मान भी है, उसकी प्राइवेसी भी है, उसकी डिग्निटी भी है, उसका हेल्थ राइट्स भी है और उसका फंडामेंटल राइट है, सबका उल्लंघन है। तो वो पीआईएल से बड़ा धमाका हुआ, सब लोग सस्पेंड हुए, उनकी नर्सिंग होम बंद हुई और एक हम लोगों को लगा कि इस बच्चे को जो है न्याय मिला। फिर अगले साल कॉलिंग साहब गए तो बच्चा जो है 1 साल का हुआ था। तो वो महिला अपने बच्चे को लेके आई थी। कॉलिंग साहब ने कहा कि ही इज ए चाइल्ड ऑफ गॉड, यह ईश्वर का पुत्र है, ईश्वर ने इसको जो है बचाया। तो ईश्वर इसलिए बचाया कि ह्यूमन एक्टिविस्ट ने उसमें प्रॉपरली जो है इंटरवेन किया। तो मेरा ये कहना है संक्षेप में कि अब जब आप पीआईएल करते हैं तो सिर्फ जो है अखबार के भरोसे न करें। अखबार एक तथ्य देता है, एक सूचना देता है, एक स्रोत देता है और उस तक पहुंचने का एक मौका देता है जो जिसके खिलाफ ये घटना हुई है। और उसके बाद रिपोर्ट में करिए, रिपोर्ट में फैक्ट्स का पूरा दीजिए, रिपोर्ट में कानून का क्या उल्लंघन है वो दीजिए, रिपोर्ट में इस पीड़ा के पीछे कोई सरकारी योजना है कि नहीं, कोई सरकारी इस तरह के शासनादेश है कि नहीं, उसको तलाशिए। एक मेहनत का काम है, जोखिम का काम है, तब जाकर आपकी पीआईएल, आज के दौर की पीआईएल और एचआरएलएल का यह जोर होता है कि हम लोग जब पीआईएल करते हैं तो हम हर उस कोने को झांकने की कोशिश करते हैं जिससे हम उससे कुछ निकाल सकें। तब एचआरएलएल की एक इमेज बनती है कि ह्यूमन राइट्स लॉ नेटवर्क के लोग जो काम करते हैं उसमें जो है मेहनत से करते हैं। और ये सारी चीजें ड्राफ्टिंग ऑफ पीआईएल के बारे में भी आप लोगों को एक समझना चाहिए, क्योंकि एक आम नागरिक को हक है कि अगर वो बालिग है, समझदार है, तो वो हाईकोर्ट के सामने अपनी बात प्रस्तुत कर सकता है। तो जब आप कोई चीज बनाते हैं तो ड्राफ्टिंग का जो बुनियादी असूल यही है कि आप पैरा में पीआईएल का एक बहुत लंबा चौड़ा नहीं होना चाहिए, बहुत भारी भरकम नहीं होना चाहिए, बहुत बड़ी बड़ी बात उसमें नहीं करना चाहिए। आप शुरू में 10, 1, 2, 3, 4, 5 पैरा आप फैक्ट्स का मेंशन कर देते हैं कि आपने 15 तारीख को दैनिक जागरण के कानपुर एडिशन की इस पेज में यह न्यूज पढ़ी, उसके बाद आपने एक टीम गठित की, उसके बाद टीम ने 15 तारीख को दौरा किया, फिर उस दौरे में उनके सामने पॉइंट ऑफ रेफरेंस ये था, फिर टीम ने वहां जाकर विक्टिम से बात किया, विक्टिम से के बाद ये आया, उसने थानेदार से या डॉक्टर से या इससे बात किया, उसका रेफरेंस, उसने एफआईआर लिया या बेडहेड टिकट लिया या और जो भी सरकार के सामने, प्रशासन के सामने जो आप चिट्ठी पत्री वो लिया, उसको आप दे देते हैं। ये फैक्ट्स पूरा हो गया 10-12 पैरा में। फिर आप
दो चार पैरा में लिखते हैं कि ये किस कानून का उल्लंघन है, संविधान के किस अनुच्छेद का उल्लंघन है, या 19 का या 21 का या 14 का या 30 का, वो लिख देते हैं। उसके बाद रूल्स का कौन सा उल्लंघन है, जैसे मैटरनल मोर्टेलिटी के केस में आप कह सकते हैं कि इसमें जो जननी सुरक्षा अधिनियम है या जो मैटरनल मोर्टेलिटी का ये जो NRHM का पूरा इस जो सिनेरियो है उसमें इन चीजों का उल्लंघन है। ये 4-5 पैरा में, उसके बाद आप प्रेयर, एक छोटा सा प्रेयर करते हैं कि हमको क्या चाहिए। तो बेसिक चीज ये है कि ये चीज, ये हक आपको है, आप ये ड्राफ्ट कर सकते हैं बहुत साधारण ढंग से, बहुत संक्षिप्त ढंग से, और उसका भारी भरकम बनाने की कोई जरूरत नहीं। सिंपल PIL बनाया जाता है और सिंपल PIL के पीछे थोड़ी सी मेहनत की जाती है। तो वो बहुत सारे, अगर मैं आपको एक अनुभव देने की कोशिश करूं तो इलाहाबाद कानपुर में अभी 2-3 महीने पहले 5 लोग एक साथ जो है सीवर लाइन में मरे, 5 सफाई मजदूर। अभी हेमलता जी से, भरद्वाज जी से, मिश्रा जी से, सोनीलता से हमने बैठक किया लंच के बाद, तो ये तय हुआ कि इस पर हम एक जांच करेंगे। तो अगर कानपुर के कोई साथी इस जांच में शरीक होना चाहते हैं, कोई साथी जानना चाहते हैं कि किसी घटना में किस तरह से क्या क्या चीजें देखी जाती हैं, क्या उन चीजों में कौन सी जरूरी चीजें निकाली जाती हैं, उसको कैसे सूत्रबद्ध और लिपिबद्ध किया जाता है, तो हम लोग के संपर्क में